हाय एवरीवन। सो यार आज मैं आपसे पोएट्स एंड पैनकेक्स की बात करूंगा और वादा कर रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर की प्रॉपर पूरी समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल्ड हम समझने वाले हैं। तो यार देखो, आप लोगों को बता दूं, आपकी ना इस साल के ऊपर कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ये एक्सेल शीट जो इसका लिंक डलवा रहा हूँ मेरे भाई। हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है ना, आप देख सकते हो प्रॉपर पूरी कायदे से हर एक चैप्टर की लगा के रखी हुई है। प्लस उसी के साथ उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और समरी की वीडियोस जो मैं करवा रहा हूँ उसके लिंक यहाँ पे ऐड करता हुआ जा रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका प्रॉपर पूरा करवा चुका हूँ। साथ ही साथ उसके बाद आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसकी हर एक के साथ प्रॉपर वीडियो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, हर एक चीज़ देता चल रहा हूँ मेरे भाई। आप यहाँ पे अगर देखोगे कि भाई नोटिस राइटिंग करवा चुका हूँ, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया है, आर्टिकल राइटिंग आज आप लोगों की आ जाएगी। प्रॉपर डेट वाइज चल रहा हूँ मेरे भाई। आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको इंग्लिश के लिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और एंड आते आते ना मेरे भाई, आप लोगों की 16 तारीख को सिलेबस मेरा खत्म होगा ना, एंड के 5 दिनों के अंदर वन शॉट ऐसी रिविजन्स कराऊंगा मैं, लिटरली कर आपको मजा आ जाएगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बच्चे अपने क्वेश्चंस वगैरह भेजते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो यार चलो बिना समय वेस्ट के अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं पोर्ट्स एंड पैनकेक्स की बात करूँ ना, यार देखो ये चैप्टर ना एक ऐसा चैप्टर है जो कि मेरे टाइम पे भी ना मुझे बड़ा वैसा लगता था कि यार क्या है ये चैप्टर। मतलब इस चैप्टर आप ये देखोगे कि मैं ना हर चैप्टर के अंदर आपको थीम बताता हूँ, है ना, चैप्टर की, कि भाई ये थीम्स है। ये चैप्टर एक्चुअल में ना एक टुकड़ा है एक नॉवल का, राइट। और इसके अंदर ऑथर ने अपने इंसिडेंट्स जो है ना लाइफ के, वो शेयर किए हुए हैं। कहीं पे आप देख रहे हो कि थोड़ी सी कास्टिज्म की भी बात हो रखी है, कहीं पे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मिक्स सा है ये चैप्टर, और ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं। तो इस चैप्टर को एक्चुअल में आपको बेस्ट जो रहेगा समझाने का तरीका मेरा, मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से ये पूरा चैप्टर समझा दूंगा। और इस चैप्टर को कायदे से समझते हुए चलना, मजा तो आएगा आपको इस चैप्टर के अंदर। यार देखो एक्चुअल में ये है क्या, मैं थोड़ा सा आपको जो है पहले पोर्ट के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये यूनिट पूरी है क्या। पोएट एंड पेन पैनकेक्स इज द एक्सर्प्ट फ्रॉम अशोका मित्रास बुक। देखो ये जो अशोका मित्रांस जो हमारे हैं उनकी बुक है, कौन सी, माई ईयर्स विद बॉस, ठीक है, जेमिनी स्टूडियो। एक जेमिनी स्टूडियो था हमारा चेन्नई के अंदर, ठीक है, वो तमिल वगैरह की मूवी बन रही है वहाँ पे। तो अब वहाँ पे उसके प्रॉपर इंसिडेंट्स वहाँ पे बताए हुए हैं कि कौन कौन लोग थे वहाँ पे। ऑफिस बॉय जो है वो बड़ा चिढ़ता था, वो अपने इंसिडेंसेस बता रहे हैं जो हमारे अशोका मित्र। अच्छा ये भी वहाँ पे काम करते थे, क्या काम करते थे उसकी भी बात करेंगे। विच इज़ अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इनॉर्मस इम्पैक्ट इट हैज़ वेरियस लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है। अशोका मित्र इंट्रोड्यूस रीडर्स टू पीपल इवेंट्स एसोसिएटेड विद जेमिनी स्टूडियो थ्रू अ लाइवली एंड प्लेफुल नैरेटिव राइटिंग स्टाइल। देखो यार, अशोका मित्रा ने ना बहुत ही सटायर तरीके से, बहुत ही क्या बोले उसको, बहुत सटायरली जो है चीज़ों को एक्सप्रेस किया, बहुत ही ह्यूमरस वे के अंदर जो है चीज़ों को एक्सप्रेस किया, सारे सारे इंसिडेंसेस को एक्सप्रेस किया हुआ है। तो अगर मैं इस चैप्टर की आपसे थीम की बात करता हूँ, तो देखो मैंने बोला ना कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं है इस चैप्टर की। तो इसके अंदर आप देखोगे कि भाई यहाँ पे जो है वो अपना पुराने इंसिडेंसेस भी बता रहे हैं जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर उन्होंने जो है बिताए, कैसे कैसे लोग थे, ठीक है। वहाँ पे जो फेलिंग लोग किस तरीके से वहाँ पे फेल भी हुए हैं, शॉर्ट कमिंग ऑफ लोगों की कैसे रही है, पीपल और उनके पॉलिटिकल बिलीव्स भी कैसे रहे हैं। और वहाँ पे आप देखोगे कि भाई इनहेरिटेड क्वालिटीज इन प्लेस ऑफ वर्क, मतलब कि जैसे कि एक बंदा था वहाँ पे जो जिसको नंबर 2 बोलते थे। अब देखो वो किसी एक बंदे को नंबर 2 बोल के जो है वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो वो बड़े ही ह्यूमरस तरीके से लिखते थे चीज़ों को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहाँ पे वो बता रहे हैं यार क्योंकि वो एक ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर जो है पैदा हुए थे, इसलिए उनके पास जो है वो थोड़ी सी एडवांटेजेस ज़्यादा थी, ऐसा वो बता रहे हैं जो उनके ऑफिस बॉय की थिंकिंग थी। अब देखो वहां पे जो लोग थे इंपॉर्टेंट, उनका ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले वहां पे एक मेकअप करने वाला आदमी था, एक ऑफिस बॉय था। अब ध्यान रखना, मेकअप मैन जो था वो, मतलब जो पूरा मेकअप रूम था ना, अब एक स्टूडियो इसके अंदर मेकअप रूम है। अब उस मेकअप रूम के अंदर भी भाई नेक्स्ट लेवल हायरार्की चली हुई है कि भाई अलग अलग, मतलब ये लगा लो कि भाई इतनी ज्यादा डिफरेंट कल्चर के लोग वहां पे थे कि भाई बंगाल से भी थे, कर्नाटका से भी थे, तमिलनाडु से भी थे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह से वहां पे लोग थे, ठीक है। तो वो एक बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल था यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का, नेशनल इंटीग्रेशन। हाउएवर एक हायरार्की वहां पे जो है वो बनी हुई थी कि जो भाई वो सबसे टॉप वाला बंदा होगा वो मेन लीडर के जो है वो मेकअप करेगा। देन उसके बाद जो थोड़ा नीचे वाला बंदा होगा वो जो उसके लीड रोल के साथ जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके करेगा। फिर जो है और नीचे वाला बंदा देखो, एक बंदा था जो ऑफिस बॉय था। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे स्टूडियो के अंदर आप ये देखो कि इतना पैसा था
कि एक जो पूरा मेकअप आपका स्टूडियो है, उस पूरे स्टूडियो के अंदर मेकअप वाला जो रूम है उसके अंदर भी हायरार्की बनी है, उसके अंदर भी ऑफिस बॉय है। ऑफिस बॉय का मेजरली जो काम होता है वो फाइल्स इधर उधर करना होता है, पानी पिलाना होता है, चाय बना दिया। बट वो एक्चुअली अब जैसे वो जो क्राउड होता है ना, जहाँ पे क्राउड का बहुत शूट होता है, तो उनके मेकअप कौन कर देता था? ऑफिस बॉय कर देता था वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात वो इंसिडेंट्स अपना एक शेयर करते हैं। मैं आऊँगा पूरे चैप्टर में, बहुत कायदे से आऊँगा। देखो यहाँ पे डिसग्रंटल्ड मैन, मतलब कि बड़ा ही हताश सा था रहता था ये बंदा कि भाई मैं यहाँ डिजर्व नहीं करता। अच्छा, ये ऑफिस बॉय जो है ये क्या बनना चाहता था? ये एक स्टार बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, डायरेक्टर बनना चाहता था, लिरिसिस्ट बनना चाहता था। ठीक है, लेकिन ये कहाँ क्या बन जाता है? मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है, वो भी किसका? क्राउड का मेकअप कर रहा है। तो देख रहे हो कितना जो है बहुत अच्छे तरीके से जो उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या, और ये जो ऑफिस बॉय है वो क्या बोलता था कि ये कहता था कि भाई जो मेरा टैलेंट है ना, ये सारी चीज़ें वेस्ट हो रही है। मेरा जो पोम सुनाने का टैलेंट है, लिखने का टैलेंट है, सब वेस्ट हो रहा है। और मैं जो है इनके ये नाइयों के बीच में, और जो पर्वर्ट्स जो लोग हैं यहाँ पे, पर्वर्ट्स मतलब पर्वर्ट्स ऐसे लोग होते हैं जो कि उन्होंने बताया कि वहाँ पे स्टूडियो के अंदर कुछ होते होंगे लोग जो कि अच्छी इच्छाएं नहीं रखते होंगे टुवर्ड्स डिफरेंट जेंडर्स, राइट। तो मैं इनके बीच में जो अपना टैलेंट जो है वेस्ट कर रहा हूँ। तो ही बिलीव्स दैट कोथामंगलम सुब्बू, देखो ये जो बंदा था कोथामंगलम सुद्दू, सुब्बू, जिसको जो हमारे ऑथर साहब हैं, ठीक है, अशोका मित्रा, जो कि नंबर 2 कह के बुलाते थे, वो कौन था? अब देखो ये नंबर 2 क्यों बोलते थे? ये जो एक्चुअल में जेमिनी स्टूडियो था, इसका ओनर जो है वो कोई और था, उनका नाम मैं भी बताऊंगा। जो दूसरे नंबर के उसके बिल्कुल राइट हैंड जो थे वो थे कोथामन्नम सुब्बू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब इसको नंबर 2 कह के बुलाते थे। वो बोलते थे कि जो भी ये मेरे साथ हो रहा है ना, वो ऑफिस बॉय बोलता था कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल ये बंदा नंबर 2 है। ठीक है, कैसे वो भी समझाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में जान लो कि क्या क्या है। ठीक है, अब हम जरा अपना अशोका मिंत्रा के बारे में जान लेते हैं, जो कि राइटर है और ऑथर बेस्ड चैप्टर के। वो एक्चुअल में जो है एक क्यूबिकल के अंदर काम करते थे, जो कि जिसकी फ्रेंच विंडोज थी। फ्रेंच विंडोज मतलब कि सब कुछ आसपास जो है वो दिखता था उनका। तो उनका काम क्या था कि भाई जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको काट काट के एक फाइल के अंदर लगाना। तो वहाँ पे लोगों को हमारे ऑथर साहब ऐसा लिखते हैं कि वहाँ पे सब लोगों को लगता है कि मेरे पास कुछ काम नहीं होता था। इनफैक्ट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉस को भी ये लगता होगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मतलब इतना इतना गंदा काम था उनका कि भाई सबको लगता था कि बंदा तो वेला ही बैठा है। तो ये बताते हैं कि भाई मेरे पास सब बंदे आ जाते थे, मतलब किसी को फ्रस्ट्रेशन उतारने तो मेरे पास आ जाता, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं तो फ्री बैठा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉस थे, जो नंबर 1 थे, वो कौन थे? SS वॉसन, द बॉस। ठीक है, द बॉस, ये SS वॉसन नाम था उनका, भाई ध्यान रखना। नंबर 2 थे हमारे सुब्बू साहब। ठीक है भाई, अब आ जाओ जरा सुब्बू जी के बारे में जान लेते हैं ढंग से। सुब्बू एक्चुअल में क्या था? वो नंबर 2 था। ठीक है, और इतना नेक्स्ट लेवल बंदा था भाई, ये इतना तगड़ा बंदा था, इतना टैलेंटेड बंदा था कि ये सब कर देता था, सब कुछ। मतलब कि अगर कोई ऐसा इसको जो है रोल दे दिया जाए जो कि प्रोड्यूसर को खुद लग रहा है, डायरेक्टर को लग रहा है कि भाई ये कैसे होगा, ये वो तक करके दिखा देता था। ये पोएम्स बहुत तगड़ी लिख देता था। इसके घर पे जो है बहुत सारे लोग रहते थे जिनको ये खाना भी खिला देता था। मतलब तगड़ा बंदा था ये, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बंदा था कि भाई इसके पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब वो ऑफिस बॉय ये बोलता है कि मैं भी जो हूँ सुब्बू जैसा ही हूँ, मेरे पास भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है, बट सुब्बू को जो है वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है क्योंकि वो ब्राह्मण कास्ट के अंदर पैदा हुआ, तो उसका उठना बैठना जो हुआ होगा वो हमेशा से टॉप नॉच लोगों के अंदर रहा होगा। ये ऑफिस बॉय की स्टेटमेंट थी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्योंकि सुब्बू जो है वो बड़ा अच्छा बंदा था, तगड़ा बंदा था, एक्टिंग वैक्टिंग सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेता था। इनफैक्ट वो एक बहुत डीप पोएम जो होते हैं ना, जो कि बहुत ही कम लोगों को हिट करती है, वो उस जॉनरे के अंदर लिख सकता था। बट वो एक्चुअल में मास लोगों को जो है वो पहुंचाना चाहता था अपनी पोएम्स, जो सुब्बू साहब है। तो इसलिए वो जो है थोड़ी माइल्ड पोएम्स भी लिखता था, और उसने लिखी है काफ़ी सारी। बात आई समझ में? तो क्योंकि वो इतना अच्छा बंदा था तो उसके कुछ ना कुछ जो है वो भी थे, दुश्मन भी थे। ठीक है, जैसे कि वो हमारा ऑफिस बॉय। ठीक है भाई, बात आ रही समझ में? तो ये तो मैंने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। अब ये जो पूरी स्टोरी, इसके छोटे छोटे इवेंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला जो है एक स्टोरी डिपार्टमेंट जो है वो बंद हो जाता है। वो क्यों बंद होता है, जरा इसकी भी बात समझ लेते हैं। यार देखो, होता क्या है कि वहाँ पे
एक लॉयर होता है। देखो मैंने किसकी बात करी, SS वॉसन जो कि यहाँ के हेड थे बिल्कुल। नंबर 2 सुब्बू। नंबर 3 हमारा जो ऑथर साहब है अशोका मिंत्रा, जो कि वहाँ पे न्यूज़पेपर काटते थे, ठीक है। हालांकि उनका इंटरेस्ट राइटिंग के अंदर भी है, तभी उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है। वो बात आपको एंड में फील होगी कि हाँ वो उनके अंदर जो है राइटिंग भी थी। ऑफिस बॉय, ठीक है। देन उसके बाद 5वां मैं आपसे बात करूँ, एक लॉयर भी था वहाँ पे। तो स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर एक लॉयर भी था जो कि वहाँ पे सारी चीज़ें लीगली जो है वहाँ पे सारी चीज़ें हैंडल करता था कि इन स्टोरी से कुछ लीगल वो ना हो जाए, लीगल एडवाइजेस जो है वहाँ पे देता था। और ये बड़ा ही लॉजिकल बंदा था, जो लॉयर था बड़ा ही लॉजिकल बंदा था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जितने भी लोग थे, क्योंकि ये जो है 90s की बात है, हमारे 90s 47 के आसपास की बात है। तो वहाँ पे जब इंडिपेंडेंस वाला टाइम था, महात्मा गांधी जी का टाइम बड़ा पीक था, तो वो बड़े खादी वाले कपड़े पहन के रखते थे लोग लोग उस वहाँ पे जो है खादी पहन के रखते थे। बट ये इकलौता ऐसा बंदा था जो कि कोट वगैरह बिल्कुल पैंट टाई कोट ये सब पहन के रखता था, जो कि लॉयर था, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि भाई स्टोरीज वगैरह ना इतनी खासा कुछ चल नहीं रही थी, ठीक है, जेमिनी स्टूडियो के ऐसे। तो यहाँ पे एक बार एक इंसिडेंस ऐसा होता है कि एक बड़ी ही अच्छी फाइन एक्टर होती है, जो कि जिनको कुछ लोग होते हैं ना कि भाई जिन जो स्ट्रगल नहीं देखते है ना, उनको एकदम से पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो वो जो एक्ट्रेस थी हमारी, वो एक्चुअल में वैसी ही थी कि भाई उनको उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा, बट उनको पॉपुलैरिटी बहुत मिल गई थी। तो होता क्या है एक्चुअल में, उनके वो क्योंकि उनका नेचर ना थोड़ा शॉर्ट टेम्परमेंट था, बिल्कुल ही एकदम चिल्ला जाती थी। तो जैसी वो किसी लोगों पे जब चिल्ला रही थी, तो ये लॉयर क्या करता है, लॉयर ना उनकी शूटिंग कर लेता है, ठीक है, मतलब कैमरा ऑन कर देता है, उनको उनकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है। हालांकि वो किसी को गाली नहीं देती हैं वहाँ पे, हालांकि वो कुछ ऐसा गंदा वगैरह नहीं बोलती हैं, बट जो उनका टोन होता है बोलने का, जब वो बाद में उनको रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, तो वो इतनी ज़्यादा हताश हो जाती है एक्ट्रेस की, बोलती है कि अब मैं एक्टिंग करूंगी नहीं, तो उनका करियर ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए फिर जो क्या होता है यहाँ पे, जो ये जो स्टोरी वाला डिपार्टमेंट होता है, ये स्टोरी वाला डिपार्टमेंट ही बंद करना पड़ता है, ठीक है। देखो भाई आगे क्या कहता है, ये पैंट्स और टाई वगैरह पहनता है। हिज रिस्पॉन्सिबल एक्ट एब्रप्ट एंडिंग ऑफ एन एक्ट्रेस ब्रिलियंट करियर व्हेन द बॉस सडनली अनाउंस द क्लोजर ऑफ डिपार्टमेंट, द लीगल एडवाइजर लॉस्ट हिज जॉब। मतलब ये ऐसा होता है, देखो स्टोरी नहीं चल रही है, तो वहां पे सारे जब जो हमारे राइटर्स हैं उनकी जॉब जा रही है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि लीगल एडवाइजर की भी जो है वो जॉब जा रही है, क्योंकि स्टोरी वाले डिपार्टमेंट के अंदर है। फिर उसके बाद एक बार जो है वो MRA वहाँ पे विजिट कर दिया। MRA का मैं फुल फॉर्म थोड़ा सा मैं भूल रहा, बट आगे शीट के अंदर है, मैं आपको बता दूंगा। MRA का मैं बता दूंगा, MRA क्या था मैं एक्चुअली में बताता हूँ। ये 200 लोगों का एक ग्रुप था जो कि आया था अपने प्ले वगैरह दिखाने के लिए। बट एंड आते आते अब देखो उन्होंने ना दो प्ले बड़े मेजर दिखाए थे, जो कि नाम आपको याद रखना है। इस चैप्टर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, इस चैप्टर के ना एग्जैक्ट नाम है जो कि आपको लिखने हैं। तो मैं पर्सनली आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑप्शन में आपको पोअर्स एंड पैनकेक्स छोड़ने का ऑप्शन मिल रहा है, तो छोड़ देना, क्योंकि अगर आपके पास नाम एग्जैक्ट दिमाग में आ रहे हैं, तो उसको वैल्यू पॉइंट्स के अंदर लिख के रखना, कहीं आप बाद में ना भूल लो, ठीक है। तो वो पॉइंटर्स अगर दिमाग में है तो अटेम्प्ट लेना, वरना मत लेना। तो देखो यहाँ पे क्या था भाई, ये एक्चुअल में इट वाज सीन काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड पीपल एट जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट हाईली कम्युनिज्म। अब देखो मैं आपको ना एक वर्ड यहाँ पे कम्युनिज्म का यूज हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। कम्युनिज्म क्या था एक्चुअल में, ये कहा जाता था कि भाई अगर कोई बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो उसके पैसे जो है वो लेकर, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 10 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आप कमा रहे हो, तो आपके पैसे लेकर गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो अब अगर SS वॉसन की बात करें, भाई वो स्टूडियो चला रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पैसे भी ज़्यादा कमाएगा। तो कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर ऐसा है कि SS वॉसन ना जो कम्युनिज्म वाली विचारधारा थी, उससे बड़ा वो करते थे कि यार ये बड़ी गलत चीज़ है, बड़ी गंदी चीज़ है, बड़ी बेकार चीज़ है। तो आप ये देखोगे कि SS वासन ने ना 2 लोगों को बुलाया था यहाँ पे। सबसे पहले तो उन्होंने MRA की विजिट कराई। MRA की विजिट कैसे कराई कि भाई वहाँ पे 200 लोग थे जो कि ये बता के आए थे, यहाँ पे सबको यही बोलते थे कि भाई हम तो सिर्फ प्ले करेंगे, बट उनका एट लास्ट इंटेंशन ये था, वो चैप्टर के एंड में आते आते फील होता है कि भाई ये एक्चुअल में एंटी कम्युनलिज्म जो है उसको दर्शाते थे अपने एक्ट के अंदर, बट बड़े ही सटल तरीके से ऐसा कुछ दिखा जाते थे कि लोगों को लगे भी ना कि ये एंटी वाले हैं, बट ये अपना काम भी कर जाए। क्यों? क्योंकि SS वॉसन का थॉट ऐसा था, इसलिए वो ऐसे लोगों को बुलाते थे, समझ रहे हो।
तो यहाँ पे इन्होंने दो जो है बड़ा ही वार्म वेलकम किया, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया कि आओ। अब लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एस एस वासन इनको ऐसे बुला लेते हैं, क्यों बुलाया? लोगों को लगा होगा कि भाई चल भाई यहाँ पे ये भी अपना स्टूडियो वाली लाइन से इनको बड़ा अच्छा लगता होगा, इसलिए उन्होंने बुला लिया। तो उन्होंने दो मेजर रोल जो है प्ले किए थे, एक था जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। ठीक है, ये दो बड़े ही अच्छे उन्होंने किए थे। ये उनके प्ले जो है थे बड़े फेमस हुए थे तमिल के अंदर, इतने फेमस हुए थे कि जो जिस तरीके से सनराइज और सनसेट करते थे ना प्ले के अंदर, वहां पे फ्लूट बज रही है, वाइट सी चादर सी है, वो एक्चुअल में अब लोग उसकी कॉपी करने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो 600 लोग काम करते थे, ध्यान रखना, जो कि उस प्ले को बार बार देखते थे। हालांकि वो बहुत ही सिंपल सा मैसेज देते थे, बट देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर आउटस्टैंडिंग। उनके जो सेट्स होते थे, उनकी कॉस्ट्यूम्स होती थी, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती थी, बहुत ही बढ़िया हो जाती थी। दे इंप्रेस एंड इन्फ्लुएंस बोथ तमिल ड्रामा कम्युनिटी एंड जेमिनी स्टूडियोज। तो ठीक है, वो पूरी तमिल कम्युनिटी को इनको इन्फ्लुएंस करने में बड़े कामयाब से रहते थे। ठीक है, बड़ा अच्छा रहता। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा बंदा किसको बुलाया था? दूसरा बंदा बुलाया था उन्होंने स्टीफन स्पेंडर। देखो भाई, पहला तो एमआरए आई थी। ठीक है, एमआरए मतलब 200 लोगों का ग्रुप आया था जिनका इंटेंशन अलग था। सेम इंटेंशन स्टीफन स्पेंडर का था। स्टीफन स्पेंडर कौन था? एक पोर्ट था ये। अब इस पोर्ट के बारे में एक्चुअल में ज्यादा स्टूडियो के बारे में किसी को पता नहीं था, किसी ने सुना भी नहीं था इस बारे में कि कौन है ये स्टूडियो। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में पोर्ट कौन है, स्टूडियो के अंदर कौन आ रहा है, किसको वासन साहब ने बुलाया है। बट चलो ठीक है, वासन साहब ने बुलाया तो लोग चले गए इसका भाषण सुनने के लिए। अब इसका जो बोलने का एक्सेंट था वो थोड़ा सा अलग था, इंग्लिश वाला एक्सेंट था, लोगों ने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं था। ठीक है, और मतलब बातों से ऐसा लग रहा था, क्योंकि वासन साहब भी वहां पे खड़े थे, वासन साहब भी जब उनसे बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ अपनी स्पीच दे रहे थे, तो ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था वहां पे कि वासन साहब भी कुछ खास इनको जानते नहीं है, इनके बारे में कुछ ज्यादा इन्हें पता नहीं है। और क्योंकि ये जो स्टीफन स्पेंडर है ये लोगों के साथ उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, इंडियन लोगों को ज्यादा अच्छे से जानता नहीं है, तो ये भी भाषा के अंदर कुछ खास ऐसा कुछ मैसेज दे नहीं रहा। तो बड़ा ही लोगों को ये हो रहा है कि हाँ चल ठीक है तू बोलता रहे, लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या है। बट वो वहां पे वो जो लेक्चर देता है, बाद में जो है एक्चुअल में हमारे ऑथर साहब को पता चलता है। देखना ध्यान से समझना, जो स्टीफन स्पेंडर थे इंग्लिश पोर्ट थे, एडिटर थे, वन टाइम कम्युनिस्ट। ठीक है, और ये एक वन टाइम कम्युनिस्ट भी थे, ध्यान से समझना इस बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो स्टीफन स्पेंडर है उनको द हिंदू वालों ने भी बुलाया है, तो भाई एडिटर भी है तो बढ़िया एडिटर होगा और अच्छा होगा। और क्योंकि हमारे जो एस एस वासन साहब थे वो खुद भी एडिटर थे, तो लोगों को लगा होगा कि चल भाई ये भी एडिटर है वो भी एडिटर है, इसलिए बुला लिया होगा। तो हिज लेक्चर वॉज अबाउट कम्युनिज्म, वन साइड अबाउट हिज स्ट्रगल। तो उनका जो लेक्चर था, वो जो स्पीच दे रहे थे ना, वो थोड़ा थोड़ा कम्युनिज्म के बारे में भी दे रहे थे और अपने खुद के स्ट्रगल के बारे में भी दे रहे थे। द कंटेंट ऑफ द स्पीच एंड द एक्सेंट ऑफ द पोर्ट लेफ्ट एवरीबडी अटरली बेविल्डर्ड। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। द रीजन बिहाइंड द पोएट्स विजिट वाज मिस्ट्री। तो वो क्यों आया है यहाँ पे, क्या करने आया है, बड़ी सी मिस्ट्री सी बन गई थी। अभी मिस्ट्री एंड में आके सॉल्व होती है। जो राइटर है हमारे अशोका मित्रन जो है, वो डिस्कवर दैट स्पीच, जो हमारे स्टीफन स्पेंडर थे वो एक एडिटर थे ब्रिटिश पीरियोडिकल का जिसका नाम था एनकाउंटर। ध्यान रखना, हमारे जो हमारे राइटर साहब है अशोका मित्रन जो है, वो एक्चुअल में एक कंपटीशन होता है, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होता है या स्टोरी राइटिंग कंपटीशन होता है, वहां जाते हैं। तो उससे पहले वो कि भाई मैं अपनी स्टोरी भेजूं या ना भेजूं, एक बार मैं जरा जान लेता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ब्रिटिश पीरियोडिकल एनकाउंटर, यही वो करवा रहा होता है, आपका कंपटीशन यही करवा रहा होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जब वो इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि भाई कि इस बंदे ने, स्टीफन स्पेंडर ने, जो कि इसी का ही है, इसने एक ऐसे लिखा हुआ है कि अपनी जर्नी बताइए कम्युनिज्म और इसका डिसइल्यूजनमेंट का, कि भाई वो पहले कैसे कम्युनिज्म को फॉलो करता था और कैसे उसने खत्म किया। दिस वाज पब्लिश इन द कलेक्शन ऑफ ऐसे द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड। अब ध्यान रखना, उन्होंने एक उसके अंदर लिखा था, ऐसे के अंदर लिखा था द गॉड। गॉड का मतलब था कि कम्युनिज्म कैसे फेल हुआ। तो ध्यान रखना, जो एस एस वासन ने इसको बुलाया था ना, वो बुलाया पता है किस लिए था? एंटी कम्युनलिज्म। समझ रहे हो, एमआरए बुलाया था एंटी कम्युनलिज्म। बात आ रही है समझे? तो ये है पूरा पूरा सार। लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्यों बुला दिया क्यों बुला दिया। हमारे राइटर साहब को एंड में पता चलता, अच्छा ये गेम चल रही थी बेटा, ये बात थी सारी। समझ रहे हो? अब आ जाओ भाई जरा,
तो ये मोटा मोटा था पूरा चैप्टर। हालांकि अभी क्वेश्चंस की मदद से बहुत ब्रॉड लेवल पे चैप्टर की क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो ये एक हम थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई हमारे पोएट्स और पैनकेक का जस्टिफिकेशन, चलो ये तो खैर हमारा नीचे क्वेश्चन के अंदर भी कवर हो ही जाएगा। अभी सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ। हाँ, हु वॉज हेडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट, कौन हेड कर रहा था, ध्यान रखना जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका एक हेड था, वो हेड कौन था, एक बंगाली था, ठीक है। पहले एक बंगाली था, देन उसके बाद एक महाराष्ट्रन ने उसको लीड किया था। ध्यान रखना जो बंगाली था वो बड़ा ही फेमस हो गया था, तो फिर वो वहां से फेमस हो गया था तो वो चला गया था, उसके बाद फिर महाराष्ट्र ने किया था, ठीक है। वाई वॉज शुब्बू अ ट्रबल शूटर, शुब्बू जो है वो ट्रबल शूटर क्यों था, ठीक है। वो ट्रबल शूटर इसलिए था क्योंकि उसके पास हर प्रॉब्लम का समाधान था, हर प्रॉब्लम का, स्टूडियो के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके पास समाधान है। वो भाई वो कोई लाइट वाइट टूट गई, कोई लाइट जल नहीं रही, सब ठीक कर देता था वो, समझ रहे हो, तो ऐसे समझ सकते हो आप। देन उसके बाद एमआरए कब विजिट हुई थी, तो एमआरए जो विजिट हुई थी भाई वो हमारी 1952 के अंदर हुई थी, 1952 के अंदर एमआरए हमारी विजिट हुई थी। ध्यान रखना ये बात दिमाग में, मैं वही कह रहा हूँ इस चैप्टर के आंसर्स करने के लिए ना आपको चीज़ें बहुत स्पेसिफिक होकर लिखनी पड़ेगी, नाम बहुत स्पेसिफिक होकर लिखने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ है इस चैप्टर के साथ। इन दिस लेसन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमर एंड सटायर यूज्ड बाय ऑथर, देखो क्या उसका पर्पस था कि उन्होंने बड़ा ही सटायर तरीके से, बहुत ही ह्यूमरस तरीके से जो है चीज़ों को लिखा। टू हाईलाइट ह्यूमन एबिलिटीज, टू शो कैपेबिलिटीज, टू शो वराइड कैपेसिटी, टू शो एंड हाईलाइट ह्यूमन इन्फेंसेस एंड फ्लॉज, यस टू शो ह्यूमन इन्फेंसेस एंड फ्लॉज। जैसे कि हमारा जो ऑफिस बॉय था वो बार बार अपनी, उसके साथ कुछ भी हो रहा है, हालांकि वो 40 की उम्र का बंदा है और वो उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो सुब्बू को कह रहा है, ठीक है। तो टू शो हाईलाइट ह्यूमन इन्फेंसेस एंड फ्लो, ठीक है। हाउ द कोठा मंगलम सुब्बू ट्रीटेड द जेमिनी स्टूडियो, वो कैसे ट्रीट करता था, ध्यान रखना जो कोठा मंगलम सुब्बू थे ना उसका वो बड़ा ही लॉयल था अपने बॉस के प्रति, अपने स्टूडियो के प्रति, ठीक है। तो वो बड़ी रिस्पेक्ट रखता था, ठीक है। हाउ डज द ऑथर कम टू नो दैट इंग्लिश ऑथर वॉज स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। ऑथर को कैसे पता चला कि जो इंग्लिश ऑथर है वो स्टीफन स्पेंडर है, तो उसको पता चला था एक बुक से, जिस बुक का क्या नाम था, द गॉड दैट फेल्ड, बात आ रही समझ में, तो द गॉड दैट फेल्ड उससे पता चला था। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, तो देखो नेशनल इंटीग्रेशन का जो है एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, वो जो हमारा मेकअप स्टूडियो था वहाँ पे हर तरीके का लोग था वहाँ पे, तो मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। वट इमिटेटेड द सीन्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जोथम वैली, तो कहाँ पे होते थे, जितने भी तमिल के प्ले होते थे ना सबके अंदर जो है वो सनसेट और सनराइज का जो है वो प्ले होता था, वो सीन होता था। वाई वॉज सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 एट जुमने स्टूडियो, क्या क्यों उसको नंबर 2 कहा जाता था, क्योंकि उसके पास बहुत तगड़ी क्रिएटिव स्किल्स थी, बात आ रही समझ में। द बॉय इन द मेकअप रूम वॉज जेलस ऑफ हुम, क्यों किससे था भाई वो, सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस, ठीक है। सुब्बू जितना सक्सेस है और वो जितना बॉस से क्लोज है, ठीक है, इसलिए वो बहुत जेलस होता था, बात है समझ में। आ जाओ अभी एक्चुअल में जो क्वेश्चन है, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोगों के एनसीईआरटी के उठाए हुए, जिससे आपके चैप्टर की बहुत क्लैरिटी मिल जाए, आपको आंसर्स की डेप्थ बहुत पता चल सके। व्हाट डज द राइटर मीन बाय फ्री मेजर ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, राइटर का जो इसने फ्री मेजर किया था उसका क्या मतलब था यार, देखो इसने क्यों कहा था, द राइटर मीन्स द मिजरी कॉज्ड बाय इनकैंडेंसेंट लाइट्स, देखो वहां पे बड़ी लाइट जलती थी क्योंकि उससे बड़ी हीट प्रोड्यूस होती थी, फॉर इंटेंसिटी दैट मेक्स अप, क्या था, दैट मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड ब्राइट bulb in the room full of the large mirrors that reflected the glowing light under such blazing heat makeup was done, ठीक है। तो वो यही कहता था कि भाई जो स्टूडियो वाला रूम है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, और जब वो देखा ना हमने अभी कभी देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर भी, उस शीशों के साथ में ऐसे जो है ना बल्ब लगे होते, तो उससे बड़ी हीट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। आगे देखो, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, कैसे जो है ऑथर डिस्क्राइब करते हैं जेमिनी स्टूडियो के जो है रूम को। द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैज इनकैंडेंसेंट लाइट, ठीक है, बड़ी जलने वाली ऐसी लाइट थी। इट ऑल्सो हैड लाइट ऑल द एंगल्स अराउंड द लार्ज मिरर, ठीक है। अगर मिरर ऐसा है तो हर एंगल पे लाइट है भाई, ठीक है। दो सब्जेक्टेड टू मेकअप हैड फेस ब्राइट लाइट एंड लॉट हीट देयर, जो भी वहां पे मेकअप करवाता था या करता था उनको बड़ी ही हीट और लाइट का सामना करना पड़ता था। इट वॉज ऑन अपर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड हैव बीन रॉबर्ट्स क्लीव स्टेबल्स, देखो ध्यान रखना रॉबर्ट क्लेव्स एक नाम याद रखना, जो जेमिनी स्टूडियो का डिपार्टमेंट था
मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक्चुअल में पहले वहाँ पे रॉबर्ट क्लीज रहते थे, ठीक है, बात है समझ में, थोड़ा सा उनका भी जिक्र है। ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द जॉब ऑफ मेकअप मैन। ह्यूमर कहाँ है, जो मेकअप मैन था उसकी जॉब के अंदर जो ह्यूमर कहाँ है। द मेकअप मैन केम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, जो जितने भी मेकअप मैन थे वो सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आए हुए थे, एंड कुड ट्रांसफॉर्म एनी डिसेंट लिक इनटू रिपल्सिव क्रिम्सन कलर्ड मॉन्स्टर। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने ना बड़ा ह्यूमरस तरीके से हमारे ऑथर ने बताया, हालांकि देखो मेकअप लगने के बाद बंदा जो है वो सुंदर दिखता है, बट ये बताते थे कि भाई ये इतना थोप देते थे चीज़ों के कि बंदा जो है पूरा मॉन्स्टर लगता था। तो थोड़ा सा उन्होंने जो है वो ह्यूमर तरीके से जो है वहाँ पे वो कहा है कि भाई दे यूज ट्रक लोड ऑफ पैनकेक्स। देखो पैनकेक जो इस चैप्टर का नाम रखा है ना, वो पैनकेक एक्चुअल में एक पहले के टाइम पे एक मेकअप आता था जो कि बहुत फेमस होता था, पैनकेक, ठीक है। तो वही पैनकेक जो है वो लगता था वहाँ पे जितने भी एक्ट्रेसेस होती थी सबके ऊपर वो पैनकेक लगाया जाता था। ये एक्चुअल में मैं अगर आपसे बात करूँ तो वैजंती माला वाला जो टाइम था, वैजंती माला को खैर इतना नहीं पता होगा, बस उनसे पहले वाली जो एक्ट्रेसेस थी उनको पैनकेक के बारे में बड़ा पता होगा, ठीक है। फिर वो जो है वो जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड पोशंस होते थे, लोशंस होते थे, वो उनके ऊपर लगा देता था। हालांकि वो अच्छे दिखते थे उससे, बट उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमरस तरीके से बताया कि ये जो है बहुत ही मॉन्स्टर जैसे दिखते थे। तो यही बात आपको मॉन्स्टर वाली बात ही लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। हाउ वाज द मेकअप रूम अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का जो मेकअप रूम है वो एक फाइन एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का लोग था, हर रिलीजन का लोग था, हर कास्ट का लोग था। देखो हर रिलीजन हर कास्ट का लोग जो है ऑल ओवर इंडिया से आया हुआ था। जैसे कि मेकअप डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय बंगाली, सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रन, देन उसके बाद महाराष्ट्रन आया था, देन उसके बाद असिस्ट किसने किया था, धरवर कन्नडिगा, ठीक है, एंड आंध्रा, फिर मद्रासी, क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, ठीक है, बात आ रही समझ में। द राइटर फाइंड्स द मेकअप डिपार्टमेंट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, बात आ रही समझ में, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का लोग था। What work did the office boy do in Germany studio? Why did he join studio? Why was he disappointed? देखो यार, उसने ज्वाइन किस लिए किया था, ताकि वो एक बहुत बड़ा एक्टर बन सके, ठीक है, एक पोएट बन सके, लिरिसिस्ट बन सके, इन सब चीज़ों के लिए बन सकता था। लेकिन वो एक्चुअल में क्या काम कर रहा था जेमिनी स्टूडियो के अंदर, वो एक ऑफिस बॉय का काम कर रहा था, और वो क्राउड का मेकअप करता था, मतलब कि हायरार्की में सबसे नीचे, और उसमें भी क्राउड का मेकअप कर रहा है। वो अपना एक बड़ा सा वेसल हो जाता था, उसी के अंदर सारी चीज़ें मिक्स करी, सब पे जो है वो थोप रहा है, ठीक है। और वो क्यों डिसअपॉइंटेड था, वो इसलिए डिसअपॉइंटेड था कि भाई उसको हायरार्की में भी सबसे नीचे रख रखा है, और उसको लगता था कि भाई मैं जो है वेल डिजर्विंग बंदा हूं, बट मुझे वो चीज़ें मिल नहीं रही है यहाँ पे, इसलिए वो बड़ा डिसअपॉइंटेड था, ठीक है। हाउ डिड द लॉयर अनविटिंगली ब्रिंग एन एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट करियर ऑफ यंग एक्ट्रेस। कैसे जो है लॉयर ने जो है वो एक्ट्रेस का करियर एंड कर दिया था। तो भाई जब एक्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टेम्परामेंट होने के कारण चिल्ला रही थी, तो उन्होंने जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है, उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, और जब बाद में उनको सुनाता है तो जो हमारी एक्ट्रेस होते हैं वो इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि फिर वो अपना करियर ही खुद बंद कर देती है। बात आई समझ में, तो वही वाली बात आपको लिखनी है। ये जो शीट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा, इसको एक बार थोड़ा रीड कर लेना। वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी नथिंग एट द स्टूडियो। ऑथर क्यों लगता था कि वो कुछ नहीं करता, भाई उसकी जॉब थी पेपर के अंदर से जो है वो काट काट के फाइल के अंदर लगाना, इसलिए लोगों को लगता था कि भाई वो कुछ भी नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, बात है समझ में। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, भाई हु डिड ही शो हिज हैंगर ऑन। देखो वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था क्योंकि वो जो मूवी के अंदर बड़ा काम करने आता वो चीज़ें फेल हो रही थी, और उसके लगता था कि वो सारा अपना फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकालता था, कोठा मंगलम सुब्बू जो कि नंबर 2 था, ठीक है, बात आ रही समझ में। हु वॉज सुब्बूस प्रिंसिपल। सुब्बू का जो प्रिंसिपल था वो था SS वॉस। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारा नंबर 1 था वो तो SS वॉसन, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, वॉज द बॉस एंड सुब्बूस प्रिंसिपल इन द स्टूडियो। सुब्बू हैड ग्रेट लॉयलिटी टू हिम, बहुत ही लॉयल थे। दिस मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली। ही टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, ठीक है भाई, बात आ रही समझ में। तो ध्यान रखना है सब चीज़ों का। हाँ, सांस ले लेता हूँ मैं अभी।
Subbu is described as many sided genius. List 4 of his special abilities. वो बड़ी तरीके की कर देता था, कुछ 4 स्पेशल हमें बतानी है। तो भाई सबसे पहला तो आपको बताना है कि वो ब्राह्मण था, ठीक है। वो ब्राह्मण था जिस वजह से उसके पास जो है थोड़ी सी एडवांटेजेस रहती थी उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कास्टिज्म इंडिया के अंदर कैसे रहता था, ठीक है। सेकंड वो बता सकते थे कि भाई वो हमेशा से चीयरफुल रहता था, कैसी भी सिचुएशन हो वो बड़ा ही चीयरफुल रहता था, और होना भी चाहिए यार, इतना मल्टीटास्किंग बंदा है, वो चीयरफुल हमेशा रहना भी चाहिए। दूसरा है कि ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, सबके लिए उसके पास कुछ ना कुछ काम निकल आता था, मतलब वो इतना क्रिएटिव होता था कि भाई कुछ ना कुछ काम उसके पास सबके लिए निकल आता था, और जो है उसके वो बड़ा ही लॉयल था एस एस वासन अपने बॉस के प्रति, ठीक है। 4 क्रिएटिविटी आप लिख सकते हो। वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड एज द अपोजिट टू अदर्स, वो क्यों जो हमारा लॉयर था वो बाकियों से अलग क्यों था, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लोग थे सारे, अब पोएट है वो अपने ही ख्यालों के अंदर है, वो अपनी दुनिया के अंदर है, बट ये बंदा लॉजिकल बात करता था। वो सारे जो है खादी पहनते थे, ये बंदा पैंट टाई कोट पहन के रखता था, तो इसलिए जो है ये थोड़ा अलग था। वाई डिड द मैगजीन द एनकाउंटर रिंग द बेल इन द राइटर्स माइंड, जो मैगजीन थी द एनकाउंटर जो हमारे राइटर ने एंड में पढ़ी थी, कैसे उस जो है ऑथर के माइंड के अंदर आया कि भाई ये तो बड़ी तगड़ी चीज निकल गई। देखो होता क्या है, द राइटर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, देखो ये था शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंटेस्ट ऑर्गेनाइज बाय द एनकाउंटर। द एनकाउंटर जो है एक मैगजीन है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, और ये एक ब्रिटिश पब्लिकेशन है। तो अपनी एंट्री भेजने से पहले वो थोड़ा सा वेट करता है, कंफर्म करता है कि ऑथेंटिक है भी या नहीं है। तो वो क्या करता है, वो जाता है एक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता है, जब वो ऑथर रीड करता है नाम कि भाई इस एनकाउंटर के अंदर जो नाम है वो किसका है, कि भाई स्टीफन स्पेंडर का है, हु हैड विजिटेड इन जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर आया था, तब उसको पता चलता है कि अच्छा एंटी कम्युनलिज्म वाला सीन था भैया, तभी आया था वो, समझ रहे हो। तो यस ये वाली बात है। डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, नहीं यार देखो यहाँ पे जो वहाँ पे क्या था, वो सब गांधी को फॉलो करते थे, ऐसा कुछ खास नहीं रखते थे, ठीक है। बट हाँ उनके दे ओनली हैड ओपिनियंस ऑन कम्युनिज्म विच लोडेड एंड लुक्ड डाउन ऑन कम्युनिस्ट, दे कंसिडर, देखो उन्हें ये लगता था कि जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना वो बड़े ही उनके पास दिल नहीं होता, वक्त आने पे वो अपने जो है माँ बाप को भी मार देंगे, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, जो कम्युनिस्ट को जो फॉलो करते हैं उनके अंदर दिल नहीं होता, ऐसी वो विचारधारा रखते थे, ठीक है। तो यस ये वाली बात हो गई। वाई वॉज द, यस वो था जो एमआरए था ना, मैं आपको बता रहा था एमआरए, उसका पूरा नाम था मॉरल री एमरामेंट, ठीक है, आर्मामेंट, मॉरल री आर्मामेंट था, आर्मामेंट आर्मी, मॉरल री आर्मामेंट आर्मी, ये ध्यान रखना, MRMA ऐसे करके ध्यान रखना, मॉरल री आर्मामेंट आर्मी, ठीक है। तो क्यों वेलकम किया था, ठीक है, तो वाई वॉज द मॉरल री आर्मामेंट आर्मी वेलकम एट जेमिनी स्टूडियो, द मॉरल री आर्मामेंट आर्मी वॉज इन्वाइटेड टू स्टेज 2 प्लेस, ठीक है, विच वर मोर लाइक प्लेन्स होमलीज, ठीक है, offer Gemini's family. It was discovered only later the group was part of movement countering international communism and Wasson had invited them under the influence of his political interest. ठीक है, तो वो बेसिकली उन्हें बुलाया गया था प्ले शो करने के लिए, बट बाद में ये चीज़ पता चलती है कि ये भी भाई अपना एजेंडा लेके आए थे यहाँ पे, ठीक है भाई। नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज बाय MRA, ठीक है। कुछ दो ऐसे, एक एग्जांपल ऐसे बताना है जहाँ पे ये पता चलता हो कि भाई वहाँ पे प्रॉपर इन्फ्लुएंस उनका आ गया था। तो वो 2 प्ले करते थे, जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, तो यहाँ पे बड़ी हाई क्वालिटी कॉस्ट्यूम और बड़े अच्छे से वो जो है कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनते थे, बट इनका जो सनसेट और जो सनराइज जो दिखाते थे वो बड़ा इंप्रेसिव था, जो कि बाकी के लोग उनको फॉलो करने लगे थे, बड़ी फ्लूट वगैरह वहाँ पे जो है प्ले करते थे, ठीक है। Who was the boss of Gemini Studio? कौन थे भाई बॉस, जो SS वासन थे, द फाउंडर ऑफ Gemini Studio. Apart from producing films, he was an editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. ठीक है, ध्यान रखना ये इनके एडिटर भी थे आनंदा विकटन। ही वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ स्कॉलरली पीपल, जो भी स्कॉलर पीपल होते थे, जो कि अच्छे लोग होते थे, उनको बड़ा एडमायर करते थे, जो कि पढ़े लिखे होते थे। सुब्बू सीम टू एंजॉय एन इंटीमेट रिलेशन विद हिम, मिस्टर वॉसन इज प्रोजेक्टेड अ बिट ऑफ शोमैन हेयर, ठीक है भाई। हाँ, वट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, ऐसा क्या था जो कि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बन रहा था, जो पोएट वहाँ पे आया था और जो वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो के लोग थे। यार देखो वहाँ पे क्या था एक्चुअल में,
द इंग्लिश स्पीच वॉज पर्पड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इन जो स्पीच के अंदर ये सारे वर्ड्स है जो कि, और यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो का पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, ठीक है। और तो इसलिए यहाँ पे जो था बड़ी ऑडियंस जो है बड़ी साइलेंट थी, और जो इंग्लिश मैन का एक्सेंट था वो बड़ा डिफिकल्ट था अंडरस्टैंड का, जो कि बड़ी कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर रहा था, ठीक है। वाई वॉज द इंग्लिश मैन विजिट रेफर्ड एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, क्यों रही वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री? देखो यहाँ पे वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री इसलिए रही थी क्योंकि एक्चुअल में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों आया है, वो क्या करने आया है, ठीक है, वो क्या बात कर रहा है, उसकी स्पीच किसी को समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है, इसलिए बड़ी अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रखी थी, ठीक है। और ना ही लोगों का जो है, देखो उसकी पोएम्स वगैरह के अंदर वहाँ पे लोगों का जो है इंग्लिश पोएम्स के अंदर भी ऐसा कुछ खासा इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए बड़ी वो मिस्ट्री सी बनी हुई थी कि क्यों क्यों आया वो यहाँ पे, ठीक है। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर एट, कौन था भाई इंग्लिश विजिटर? वो था हमारा स्टीफन स्पेंडर था, ठीक है, जो कि एडिटर था द पीरियोडिकल द एनकाउंटर का, ब्रिटिश पीरियोडिकल था द एनकाउंटर का। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज, एक सेकंड, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर, हाँ, कैसे पता चलता है हमारे ऑथर को कि जो इंग्लिश पोएट हमारे पास आया था वो कौन है? तो वो जब अपना ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता है तो वहाँ पे एक बुक देखता है, ठीक है, उस बुक का नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड, जिसका ऑथर कौन होता है? जो होता है हमारा स्टीफन स्पेंडर होता है। जब पता चलता है कि भाई ये क्यों आया था यहाँ पे, ठीक है भाई, बात पता चलती है। हाउ डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, वट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू? देखो यार, गॉड दैट फेल्ड रेफर टू क्या बताती है, हमें बताना है, ठीक है। द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स अ बुक दैट वॉज कंपाइलेशन ऑफ 6 essays बाय 6 eminent men। ये एक्चुअल में जो बुक है ये 6 ऐसे जो कि 6 लोगों ने लिखी थी, ठीक है। इट वॉज लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन रिलीज ऑन 15th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। 15th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन जब था तब ये लो प्राइस पे स्टूडेंट एडिशन के लिए जो है वो निकाली गई थी। इट डील्ड विद ऑथर डिसइल्यूजनमेंट विद कम्युनिज्म। ये एक्चुअल में बताती है कि जो हमारे वो थे इसके स्पेंडर थे, वो कैसे जो है फिर वो एंटी कम्युनलिज्म बन गए, वो अपनी पूरी जर्नी इसके बारे में बताती है, ठीक है भाई। बात है समझ, द गॉड दैट फेल्ड, गॉड का मतलब है यहाँ पे कम्युनलिज्म, वो कैसे फेल होता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट अबाउट द बुक विच द ऑथर टुक फ्रॉम रोड साइड? क्या उसका सिग्निफिकेंस था? गॉड, तो सिग्निफिकेंस ये था भाई उसका, द गॉड दैट फेल्ड वॉज द नेम ऑफ द बुक विच कॉट द अटेंशन ऑफ द ऑथर, ठीक है, उसका अटेंशन कॉट किया, ठीक है। इट कंटेन्ड द एसे ऑफ 6 eminent men who described their journey into communism and their return from it after being disillusioned. It suddenly assumed great significance of the author as he discovered that one of the essay had been written by Stephen Spender, the poet who had visited the studio. Now he understand the reason why reason for his having been invited, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बुक है एक्चुअल में बड़ी अट्रैक्ट करती है हमारे ऑथर साहब को, और ये बुक जो है एक्चुअल में 6 लोगों ने लिखे जो कि अपना पूरी जर्नी बताते हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो उन्हें अट्रैक्ट ये करता है कि भाई इसमें एक ऐसे जो है स्टीफन स्पेंडर का भी है जो कि हमारे वहाँ पे आए थे, तब जाके उन्हें पता चलता है कि इन्हें क्यों बुलाया गया था यहाँ पे, ठीक है भाई। वट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर लिटरली इंक्लाइनेशन ऑफ फ्रॉम द अकाउंट, ठीक है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि जो ऑथर है वो भी जो लिटरेचर है, लिखना, राइटिंग वाला जो पार्ट है उसके लिए बड़ा ही प्रभावित था? तो भाई वो इसलिए था कि जब वो एक्चुअल में उसके पास ऑप्शन आता है तो वो कंपटीशन में एक तो पार्ट लेता है, ठीक है। अब पार्ट तो तभी लेगा ना जब बंदा लिखता होगा खुद, ठीक है। द ऑथर वॉज वेरी नॉलेजेबल, बड़ा नॉलेजेबल था, यंग मैन था, हुज जॉब रिक्वायर्ड हिम पोर ओवर द न्यूज़पेपर ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, जिसका काम पेपर को काटना था। His interest in creative writing and participating in story writing contest indicates his interest in literature, ठीक है। जो वो जो पार्टिसिपेशन के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाता है वही चीज़ इंक्लाइन करते हैं कि हाँ भाई इसका जो है रुझान है यहाँ पे, ठीक है भाई। वट काइंड ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द एथर मेंट फॉर आर मेंट फॉर प्रोज राइटिंग? देखो प्रोज राइटिंग मतलब जो कि पूरा चैप्टर वाली राइटिंग होता है, ऑथर के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि किस तरीके के जो है वो लोग होते हैं जो कि प्रोज राइटिंग करते हैं, जिनके लिए बनी है? देखो ध्यान रखना, वो ये कहते हैं कि जो प्रोज राइटिंग है ना वो जीनियसिस के लिए नहीं बनी, ठीक है, ये जो है पेशेंट्स के लिए बनी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस हो, परसिस्टेंस हो, ठीक है, प्रिजर्विंग हो,
दोज हु कैन टेक रिजेक्शंस, जो रिजेक्शंस बार बार ले सके, ठीक है, वो रिजेक्शंस ले सके, फिर इंप्रूव करे, फिर किसी दूसरे के पास अपना जो है वो जो है काम ले जाए। क्योंकि यार देखो, जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो आपके माइंड के अंदर ये होता है कि हाँ भाई चलो ठीक है मैं लिख रहा हूँ, इसको कोई 100 में से एक बंदा पसंद करेगा, तो आपको वो 99% के लिए जो है वो प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई मेरे रिजेक्शंस यहाँ पे होंगी। तो वो जीनियस इसके लिए नहीं, क्योंकि जीनियस के अंदर जो है वो धैर्य नहीं होता इतना, ठीक है, जिसके पास पेशेंस हो वही, उसी के लिए जो है प्रोज राइटिंग बनी है, ये हमारे ऑथर ने कहा था। ठीक है भाई, आगे देखो। वाई वॉज अ जेमिनी स्टूडियो अ फेवरेट ह्यूमन अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स, जो जेमिनी स्टूडियो था वो पोएट्स के लिए एक बेस्ट प्लेस क्यों था मीटिंग के लिए? यार देखो, एक्चुअल में वो इसलिए था क्योंकि जो इसकी कैंटीन थी वो बड़ी ही शानदार थी, और यहाँ पे कॉफ़ी मिलती थी बड़ी ज़बरदस्त। जेमिनी स्टूडियो के कैंटीन में बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी मिलती थी, और एक्चुअल में वो पूरी रात भी जो है वहाँ पे मिल जाती थी, जो कि और क्योंकि जो मिस्टर वासन थे वो खुद बड़े स्कॉलरली पीपल के जो है वो एडमायरर थे, तो इसलिए जो है वो बड़ा ही फेवरेट प्लेस होता था ये लोगों के लिए। प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस, से ऑथर थे को सेम क्वेश्चन आ गया कि भाई जो प्रोज राइटिंग है वो जीनियस इसके लिए नहीं बनी, इसके ऊपर हमें अपना स्टेटमेंट को जरा बताना। तो हमने बता दिया कि भाई पेशेंस, ऑथर ने यही कहा है कि जो पेशेंस हो, जिसके पास परसिस्टेंस हो, प्रिजर्विंग हो, वही अपना जो है वो करे, अदरवाइज ना करे। सडनली द बुक अज्यूम ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, जो बुक थी, कौन सी बुक? द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है, वो बड़ी ही एकदम से जो है सिग्निफिकेंट रखने लगी थी। क्यों रखने लगी थी वो स्टेटमेंट हमें बतानी है, क्योंकि उसके अंदर जो है स्टीफन स्पेंडर का नाम था, जो कि 6 लोगों ने लिखे थे, जिसमें से एक हमारे वो भी थे, और फिर हमारे जो है ऑथर को पता चलता है कि उन्हें वहाँ पे क्यों बुलाया गया था। वही सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। एक्सप्लेन द एप्रोप्रिएट टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक्स, देखो पोएट्स एंड पैनकेक्स जो है वो एप्रोप्रिएट टाइटल क्यों है ये हमें बताना है। यार देखो, एक्चुअल में यहाँ पे सारी बात पोएट्स की हो रही है, जितने भी पोएट्स है, और पैनकेक्स। देखो, द चैप्टर डिस्क्राइब जेमिनी स्टूडियो एंड इट्स फंक्शनिंग वेरी क्लियरली, जो ये चैप्टर है वो जेमिनी स्टूडियो और उसकी फंक्शनिंग बहुत क्लियरली बताता है। इट इट्स एम्प्लॉय आर टाइटल अनरिकॉग्नाइज पोएट्स, ठीक है, इट्स एम्प्लॉयज आर लिटिल अनरिकॉग्नाइज पोएट्स, ठीक है, जो इसका टाइटल है वो अनरिकॉग्नाइज पोएट्स के बारे में है, ठीक है, वो जो पोएट्स है। दो दे वर्क इन फिल्म स्टूडियो, द फोकस इज ऑन द ऑथर स्टेशन इन द स्टूडियो एज अ मेकअप बॉय बाय यूजिंग पैनकेक्स ऑन द क्राउड प्लेस एंड हाउ ही फेल्ड एज अ पोएट, सो द टाइटल इज एप्रोप्रिएट। ठीक है भाई, आगे देखो। हाँ, हाउ ह्यूमरसली डज द ऑथर डिस्क्राइब फ्रैंक बचमन मॉरल री एम्बरमेंट आर्मी, ठीक है, कैसे बहुत ही ह्यूमरस तरीके से जो है उन्होंने बताया कि अच्छा ये नाटकबाजी करने आए थे क्या, कैसे ह्यूमरस तरीके से बताया उन्होंने। आफ्टर समवन एज एन इंटरनेशनल सर्कस, ठीक है, आफ्टर एक सेकंड में पढ़ लूँ जरा। देन ही स्टेटेड दैट दे वर नॉट वेरी गुड। अच्छा हाँ, यस, वो ये बताते हैं कि यार जो सर्कस वाले आए हैं, ठीक है, ये कॉस्ट्यूम बड़ी तगड़ी पहन लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, बट वो जो यहाँ पे एक ट्रैपीज होते हैं ना, वो जो सर्कस वालों का काम क्या होता है, वो जो ट्रैपीज ऐसे होती है, वो पकड़ के एकदम ऐसे उसके ऊपर झूलते हुए से जाते हैं ना, वो कह रहे हैं वो इसमें भी अच्छे नहीं है। ठीक है, सर्कस वालों के पास एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के साथ वो अपना जो है वो खेल वगैरह दिखाते हैं, उसमें भी अच्छे नहीं है। कहता मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो एनिमल से तो तभी मिलते होंगे जब वो डिनर पे बैठते हैं ना, और डिनर पे जब वो चिकन वगैरह खाते हैं तभी एनिमल से मिलते होंगे, वरना मुझे तो लगता भी नहीं कि ये ठीक से एनिमल से मिलते भी होंगे। तो बड़े ह्यूमरस तरीके से वो बताते हैं। देखो, बट द ग्रुप 8 एनिमल्स सेज द ऑथर आर देयर एक्वेंटेंस विद द एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर डाइनिंग टेबल। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। आगे देखो भाई, वट वॉज थॉट ऑफ कम्युनिस्ट बाय अ स्टूडियस पीपल, ठीक है, वट वॉज थॉट ऑफ कम्युनिस्ट बाय स्टूडियस पीपल। देखो, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो एक्चुअल में बड़े बहुत ही बुजदिल होते हैं, बड़े खराब दिल के होते हैं, अपने मम्मी पापा को भी टाइम आने पे मार देते हैं। वही सारी बात आप लोगों को इसके अंदर लिखनी है। ठीक है भाई, आगे देखो कितना रह गया भाई, है यार 3-4 क्वेश्चन बड़े बड़े वाले देख लेते हैं। ठीक है भाई, फटाफट से। द ऑथर हैड यूज जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फॉयबल, स्पीक आउट इंस्टेंसेस of this to show how it serves to make peace interesting. पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, इसके अंदर जो हमें 2 चीज़ें बतानी है, बड़ी जी ह्यूमरस तरीके से जो है हमारी उन्होंने लिखी हुई है। पहले तो आप बॉय की बात कर देना, दूसरा हमारा जो नंबर 2 पोजीशन वाली बात है वो आप सारा प्रॉपर इसके अंदर लिख देना। कुछ खास ऐसे, ही ऑल्सो रेफर द फेयरली मिजरी, ठीक है, फेयरली मिजरी के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, देन उसके बाद में उन्होंने बताया कि
his description of Subbu's number 2 position at Gemini Studio, the frustration of office boy and the opposite role played by the legal advisor in acting career. ठीक है, यही सारे इंसिडेंट्स बता दो कि भाई बड़े ह्यूमरस तरीके से वो बता रहा है कि जो ऑफिस बॉय कैसे हमारे नंबर 2 से जो है वो जलता है, जो हमारे लीगल एडवाइज़र है वो बिल्कुल अलग ही काम कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी आप चीज़ें बता दोगे। वाई कोठामंगम सुब्बू वॉज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, आपको बताना है क्यों नंबर 2 है भाई, क्योंकि उसके पास बड़ा ही तगड़ा, क्योंकि बॉस तो हमारे वो थे, वो बॉस हमारे एस एस वॉसन थे, बट वो एस एस वॉसन की तरफ बड़ा लॉयल था, जेमिनी स्टूडियो की तरफ बड़ा लॉयल था, बहुत ही क्रिएटिव था, सब कुछ कर देता था, सारे एक्ट्स कर देता था, जो किसी से नहीं होता था वो कर देता था। और अगर इनफैक्ट किसी काम को करने के लिए अगर कुछ वो सुझाव देता था, अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को लगता था कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो 14 नए और ऑल्टरनेटिव्स उसके निकाल लाता था। तो इतना क्रिएटिव वो था। ये सारी बात आप लिख दोगे। आगे देखो, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इंग्लिश पोर्ट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो, वही बताना है कि भाई क्यों जो है वो गैप बन रहा था उनके बीच में, भाई उनका इंटरेस्ट ही नहीं था इंग्लिश पोएम्स के अंदर, कोई सेंस ही नहीं बन रही थी उसकी बात, एक्सेंट बड़ा अलग था, तो वही वाली बात है। आगे देखो, वट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स लिटरेली इंक्लाइनेशन, क्यों कैसे बताना है कि भाई जो ऑथर है वो लिटरेचर के थ्रू टूवर्ड्स थोड़े से इंक्लाइंड थे, कैसे थे भाई इंक्लाइंड, वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं कि भाई उन्हें शॉर्ट अपने पोएम राइटिंग के अंदर जो है स्टोरी टेलिंग के अंदर जो स्टोरी राइटिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, तो वही सारी चीज़ें जो है उन्हें बताती है, ठीक है भाई। फुटपाथ पे उन्हें जो है बुक मिलती है, उनके पास पैसा नहीं होता तब भी वो बुक खरीदते, कौन सी, द गॉड हु फेल्ड, ठीक है भाई। तो ये हमारा चैप्टर है प्रॉपर पूरा, द पोएट्स एंड पैनकेक्स। अगेन मैं कहता हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा है मतलब अजीब सा, ये चैप्टर के ना कुछ ऐसे सेंस नहीं बना रहा होता ये चैप्टर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे से इंसिडेंसेस है जिसको उठा उठा के हमें पढ़ना है और उसी के बिहाफ पे आंसर करना है। तो बस इसके अंदर जो मेजर बातें हैं, जैसे कि प्ले का नाम हो गया, जो जितने कैरेक्टर्स हैं उनके एग्जैक्ट जो नाम होंगे, क्योंकि एक्चुअल में नाम थोड़े से साउथ के, साउथ वाले बच्चे थोड़ा सा रिलेट इसको जरूर कर जाएंगे, वो इसको ईजिली कर लेंगे, बट नॉर्थ वाले बच्चों के लिए नाम याद रखने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो दैट आई अंडरस्टैंड। तो कोशिश करना कि इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट तभी लो जब वो टिप्स पे नाम हो, तभी उसके आपके जो है प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा बनाता रहूंगा। मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।